हमारे साथ जयराम महतो हैं और दो मुद्दे, एक तो झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा और दूसरा नीट पेपर लीक का मुद्दा जिसने दिल्ली से लेकर पूरे भारत वर्ष में जिसकी पूरी गूंज सुनाई दे रही है। और इन दो मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयराम महतो हैं। दो मुद्दे हैं जयराम जी, एक तो नीट पेपर लीक का और दूसरा जेपीएससी का। दोनों मुद्दों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों मुद्दों को, इस देश को, इस राज्य को अंधेरे में ले जाने के उद्देश्य से काम कर रही सरकारों की मंशा को देख रहे हैं। इसके पीछे उनकी हठ धर्मिता को देख रहे हैं। इसके पीछे छुपी उनकी धन अर्जित करने की लालसा को देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही कठोर, ये बिल्कुल कठोर है। सरकार को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। सरकार को लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उन्हें बैठना चाहिए, उन्हें झुकना चाहिए, संवाद करना चाहिए। जेपीएससी के मुद्दे पर आपने राज्यपाल से भी मुलाकात की, क्या बातचीत हुई राज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्तर पर? आपके पास क्या देखिए, इस मामले को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोनों से मुलाकात किया। कल रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से प्रोजेक्ट भवन में जाकर उनके कक्ष में, जो उनका कक्ष है जहां वो बैठते हैं, वहां जाकर मुलाकात मैंने किया। और आज दिन में 11 बजे राज्य के लोक भवन में महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? बात यही हुई कि भैया हम गए, बोले दादा ये क्या हो रहा है, बताइए, इतनी गड़बड़ियाँ हैं, उसके बाद भी आप खामोश हैं। तो बोला जयराम बाबू इसको संज्ञान में ले लिए हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक मुद्दा जिसने पूरी, हम कह सकते हैं कि दिल्ली की सल्तनत को हिला दिया, पूरे देश में मुद्दा गर्म है। आप भी दिल्ली होके आए हैं। जो जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो 2 दिनों तक ये आंदोलन जिस रूप में बढ़ा है, उसको क्या लगता है कि जयराम महतो भी वहाँ गए थे? आपको ये लग रहा है कि आपको वहाँ होना चाहिए था जिस समय 20 जुलाई को, जो ऐतिहासिक दिन रहा, छात्रों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, आपको वहाँ रहना चाहिए? हम लोग जाएंगे, अभी आंदोलन चलेगा, हम लोग फिर जाएंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही आए थे वहाँ से। और 2 दिन से लगातार बारिश भी खूब ज़ोरदार हो रही है। और फिर जेपीएससी के मामले में भी एक दिन फिजिकल मैंने हमें अटेंड करना था, महामहिम को और मुख्यमंत्री जी को। 25 तारीख से एग्जामिनेशन होने हैं, तो इसलिए हमने कहा कि देश के मुद्दे को समर्थन देकर आए हैं। और राज्य के मुद्दे पर भी अपनी आवाज़ को, अपने समर्थन को राज्य के छात्रों के साथ खड़े होने के लिए आवश्यक है। अभिजीत दीपके, उन्होंने 20 जुलाई को जो है वो सुबह में अपने अनशन को ख़त्म कर दिया, वो धरना स्थल से चले गए। 21 जुलाई को वो फिर धरना स्थल पर आते हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी और से ट्रैप हो चुके हैं। जैसे जेपी नड्डा के पास वो चले गए, उनके प्रतिनिधि चले गए, अब वो फिर से अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि नहीं, उनका अनशन जारी रहेगा। तो ये आपको लगता है कि क्या अभिजीत दीपके, क्योंकि मीडिया में इस तरह की बातें हो रही है कि वो बीजेपी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा मिल के? ऐसा तो देखिए, हमें विशेष कोई संवाद हुआ नहीं, तो हम केवल देखकर किसी को, तो किसी का आकलन नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति कैसा है। सिर्फ मिलें, बातचीत भी नहीं हुआ, समय का अभाव था। हम गए, सोनम जी का हालचाल पूछे और अब मंच में जाकर हमने अपना स्पीच, अपना संबोधन लोगों को संबोधित किया और फिर हम चले गए वहाँ से। आप उनकी राजनीति को, आप उस अभिजीत दीपके की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या, कहाँ वो, मतलब वो मैच्योरिटी क्यों नहीं दिख रही है? पहला बात है कि हाँ, ये है कि थोड़ा सा उन्हें प्लानिंग करना चाहिए। सब जितने भी लड़के उनके साथ हैं, अचानक से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आए हैं। उनके पास एक आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने का, उसे चरणबद्ध तरीके से चलाने का अनुभव का अभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। सामने ना सही, पर्दे से कम जो किसान आंदोलन हुआ था, कई ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए जिनमें उनको सफलता मिली। उनके जो रणनीतिकार हैं, उनसे बातचीत, संवाद करके आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। नहीं, उन्होंने 20 जुलाई को कहा कि हम अपने अनशन ख़त्म करते हैं। अब 22 जुलाई को जब बात हो रही है, 21 जुलाई को, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उनका अनशन जंतर मंतर पर जारी रहेगा। अब केंद्र के प्रतिनिधि हमसे आएंगे, हम उनसे बातचीत करें। तो ये जो जल्दीबाजी हुई, क्या जो छात्रों ने जिस तरह का, क्योंकि ऐसा हमने पहली बार देखा कि लाठी डंडे चल रहे थे और छात्र वहाँ खड़े थे, छात्र कह रहे थे कि हमें पीटो, और पुलिस वाले जो है वो बहुत ही, मैंने लगा कि भगत सिंह के देश में भगत सिंह का हौसला, भगत सिंह का जुनून जिंदा है। देखकर, कल के प्रोटेस्ट को देखकर, लाठीचार्ज, सर से बहता हुआ लहू, उसके बाद भी मूँछों पर ताव, कुछ घटनाएं देखकर ये लगा कि भगत सिंह के देश में भगत सिंह का जोश, उनका जुनून और उनका संकल्प आज भी जिंदा है। कल जिस प्रकार से छात्रों ने हौसले का परिचय दिया, प्रशासन लाठियां भांज रही थी और वो कह रहे थे कि चलाओ लाठियां, चलाओ लाठियां, आभास कराया कि भगत सिंह के देश में भगत सिंह के विचार
और लोगों के अंदर आज भी 1% ही सही जिंदा है। हमने नेपाल में भी देखा, कई देशों में देखा कि जो जेनजी हैं वो बहुत डिसाइडिंग हो रहे हैं, और ये कहा जाता था कि वो ड्राइंग रूम में रहने वाले, एसी में सोने वाले लोग होते हैं। लेकिन आपको ये दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट छात्र आए हैं और देश भर से दिल्ली में जमा हो रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली के लिए खासतौर पर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को एक मैसेज अपने तौर पर दे दिया गया? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि संसद भवन के मुझे लगता है कि देखिए, आप धर्म के आधार पर राजनीति एक कुछ समय के लिए कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे, विकास की बातें महत्वपूर्ण रहेंगी, आपका रोड मैप महत्वपूर्ण रहेगा, आप देश को कहाँ लेकर जाएंगे 20 सालों में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। धर्म के आधार पर राजनीति आप इस पीढ़ी में करेंगे, आने वाली पीढ़ी बहुत तार्किक होकर आएगी, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी को भी गुमराह कर रहे हैं। लगातार उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोस रहे हैं, लगातार नेहरू और गांधी के प्रति एक नफरत का भाव उत्पन्न करा रहे हैं। तो ये तो प्रयास में है कि आने वाली पीढ़ी को भी उनके मानसिक स्तर से मैंने अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, उन्हें धर्म की ऐसी घुट्टी पिला दी जाए कि शिक्षा स्वास्थ्य उनके लिए एक मैंने मामूली सा बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाली पीढ़ी अगर उन्हें सही से एक सही वातावरण में पले बढ़ें और सही वातावरण में जाकर अपने तर्क से, जो महात्मा बुद्ध कहते थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो सदियों से होता आया है, कहने वाला कोई धार्मिक गुरु है, कहने वाला कोई प्रकांड विद्वान है, उसे आज के तारीख में, आज के समय काल में अपने विवेक की कसौटी पे तोलो, उसको फिर निर्णय लो कि इस काम को करना है कि नहीं करना है। तो जिस दिन युवा अपने विवेक की कसौटी पर आज के विषयों को, आज के घटनाक्रम को तोलेंगे, नापेंगे, वो स्वयं निर्णय ले लेंगे करना क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत करने के लिए छात्रों से नहीं गया, और ये लग रहा है कि एक नेतृत्व विहीन जैसा ये आंदोलन हो गया है। तो आपको लगता है कि ये जो संदेश गया है, इससे मोदी सरकार के अंदर कुछ ना कुछ तो मंथन हो रहा होगा ना? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि संसद का गेट पहली बार ऐसा हुआ कि बंद किया गया, और पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है कि शिक्षा के नाम पर कोई इस तरीके से आंदोलन हुआ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री घबराए हुए ज़रूर होंगे। हालांकि उनको, क्योंकि देखिए, अगर ये लोकतांत्रिक भारत नहीं होता और दुनिया के मैक्सिमम देश लोकतांत्रिक नहीं होते हैं, तो शायद नरेंद्र मोदी जी वही कहते कि हम तो परमात्मा ने भेजा है, हम जो कहेंगे वही सही है। लेकिन ये न्यूजीलैंड भी जाते हैं, ये इटली भी जाते हैं, ये फ्रांस भी जाते हैं, या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, वहाँ भी जवाब देना होगा कि आप लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल कर आ रहे हैं। इसलिए हिलेंगे, इसलिए संवाद भी होगा और इसलिए चर्चा भी होगा। अगर यही लोकतांत्रिक परिपाटी नहीं होती तो कहते हैं हमको परमात्मा ने भेजा है। अच्छा, आप वहाँ गए थे, आपने वहाँ पर मीडिया के लोगों को भी देखा था, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के सहयोगी बन चुके हैं। आप किसी भी डिबेट में देखिए, उनका बात करने का तरीका, उनका माने सरकार को डिफेंड करने का तरीका, आप बताइए, झाल मुड़ी पे 40 मिनट का वीडियो बन जाता है। इतना तो समझ मीडिया को होना चाहिए कि झाल मुड़ी पे 40 मिनट का मतलब एक सब्जेक्ट बना देते हैं, एक कंटेंट और एक एपिसोड चल जाता है, मेलोडी पे एक एपिसोड चल जाता है। तो इतने भी देश के आने वाले इसीलिए पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा, हमें लगता है लाखों की संख्या में विद्यालय बंद हो चुके हैं और एनडीए की सरकार अपने लोगों को संस्थाओं में भेज रही है। गोपनीय जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने लोगों का मतलब आप जानते हैं और देश जानता है। अपने लोगों को यूपीएससी की परीक्षा में जो बैकडोर एंट्री होती है, वहाँ भी अपने लोगों को भेज रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आइडियोलॉजी कहाँ से बन के आती है? स्कूलों से, कॉलेजों से और यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर के पद पर जाकर आप जांच करिएगा, इनके लोग बैठ रहे हैं। एनडीए की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग बैठ रहे हैं। वो इतिहास को भी आने वाले दिन अपने पक्ष का बताएंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हम देख रहे हैं कि एक हट धर्मता है। राजनाथ सिंह का भी एक पुराना बयान है जिसमें वो कहते हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां इस्तीफे हुआ करते। तो आपको लगता है कि ये जो पूरा बवाल हो रहा है, तो आखिरकार इसके लिए जवाबदेही किसी को होगी? 22 बच्चों ने सुसाइड किया है, 22 बच्चों का डेथ हुआ है, हमें लगता है उससे अब ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? जवाबदेही बननी चाहिए, किसी की भी बने। और किसकी बनेगी? जो विभाग के मंत्री हैं उनकी बनेगी। बिल्कुल जवाबदेही बननी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आप फिर से दिल्ली जाएंगे उस प्रोटेस्ट? संडे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। ये हमारे साथ जयराम महतो थे। उन्होंने नीट को लेकर और जेपीएससी को लेकर दोनों मुद्दे पर हमसे बातचीत की और जिस तरीके से छात्र इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर आए
और एक देशव्यापी एक संदेश गया। जयराम महतो ने जो बातें कही उनको लेकर आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।